रिसोर्स और डेवलपमेंट का जो क्लासिफिकेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में बताए थे, उसका हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स मतलब जैविक संसाधन। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. ये सब संसाधनों की प्राप्ति जयमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, मतलब लाइफ है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया गया तो मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, मत्स्य दैट मीन्स फिशरीज, मछली का जो लाइफ है वो है, और पशुधन है दैट मीन्स लिव स्टॉक, मतलब जो हम लोग पशुओं को पालते हैं। एबायोटिक रिसोर्स मतलब होता है ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखते हैं तो चट्टान और धातु, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी there are two types, renewable resource and non renewable resource। रिन्यूएबल मतलब होता है नवीनीकरण, जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, जिसमें से अगर जैसे दिया हुआ है कि इसको हम लोग नया रूप में ढाल सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे फिजिकल केमिकल या फिजिकल भौतिक हो, रासायनिक हो, और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको रीनेबल और रिप्लेसेबल रिसोर्स के अंतर्गत रहते हैं, जिसमें सौर है, पवन ऊर्जा है, पानी है, जंगल है और वन्य जीव। इससे रिलेटेड इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि सोलर और विंड एनर्जी जो है वो किस टाइप का रिसोर्स है। तो इसमें बच्चे लोग रिन्यूएबल रिसोर्स भी लिखे थे, बच्चे लोग इसमें एक्सेसिबिलिटी या नॉन एक्सेसिबिलिटी भी बच्चे लोग लिखे थे, जो आंसर सही था। दिस रिन्यूएबल रिसोर्स में बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। नवीनीकरण संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और फ्लो, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और नवीनीकरण संसाधन, मतलब वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार करते हैं और उसके बाद दोबारा हम उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसका बनने में प्रोसेस जो रहता है ना, इसका जियोलॉजिकल टाइम बहुत ही लंबा होता है। जैसे कोयला का अगर हम बात करते हैं तो वो कार्बोनिफेरस पीरियड में बना था, और कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर के वो टर्सरी पीरियड तक बना था कोयला, और जो अभी हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और कोयला को हम लोग अगर हम लोग ज़्यादा दोहन करेंगे, बर्बाद करेंगे, यूज़ करेंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि इस पृथ्वी से कोयला ख़त्म हो जाएगा। तो कोयला को जलाने के बाद हमको क्या मिलता है? राख मिलता है। तो क्या हम उसको फिर से हम नया बना सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स। इसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसको बनने में लगभग मिलियन ऑफ ईयर्स लगा है इसका फॉर्मेशन तैयार होने में। हाँ, मेटल को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। कुछ फॉसिल फ्यूल जो है जिसको हम लोग रिसाइकल नहीं करते, वो एक बार उपयोग हो जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब हम लोग उपयोग करते हैं, वो फिर ख़त्म हो जाता है। फिर से हमको उसका उपयोग करने के लिए फिर कोयला या पेट्रोल को लेना पड़ता है, तभी हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो गया, नेशनल रिसोर्स हो गया और इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत हम लोग अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मेरा मेन ये है कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। कहने का मतलब है इन संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे हम लोग अपना घर है तो वो हमारा एक अपना पर्सनली रिसोर्स है। बहुत मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कहने का मतलब है बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोगों का भी घर है तो हमको सरकार को रेवेन्यू देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इन
In villages there are people with land owner but there are many who are landless. कहने का मतलब है आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, ठीक है, पालमपुर का कहानी पढ़े थे कि बहुत से फार्मर के पास अपना ज़मीन है और बहुत से फार्मर के पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, बहुत सा ज़मीन है। मीन्स गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, ठीक है। अर्बन पीपुल ओन प्लॉट हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो लोगों का अपना ज़मीन होता है, घर होते हैं और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। प्लांटेशन, पेस्ट्योर लैंड, पाउंड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। कहने का मतलब है बाग हो गया, मतलब बगीचा हो गया, चारागाह जहाँ पशु चरते हैं, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब हुआ सामुदायिक, ठीक है। दीज आर रिसोर्स विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कहने का मतलब है कि ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, रूरल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड एक्सेट्रा। कहने का मतलब है गांव की अगर हम बात करते हैं तो गांव में साधारण रूप से अगर देखते हैं तो चारागाह भूमि, दैट मीन चरण भूमि, कहीं पे जहाँ पर जंगली जानवर, सभी गांव के जितने भी जानवर लोग हैं एक ही भूमि में चरते हैं। शमशान हो गया, शमशान घाट हो गया, दैट मीन शमशान भूमि जहाँ पर हर इंसान मरने के बाद जो है वो जलाए जाते हैं। जैसे विलेज पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, गांव में तालाब होते हैं जहाँ पे सभी लोग जा कर के इस तालाब का उपयोग करते हैं। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड इन अर्बन एरिया आर de facto accessible to all the people living there। कहने का मतलब है कि नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कंचन ग्राउंड सभी लोग जा कर के खेलते कूदते हैं। फिर दूसरा हो गया तुम्हारा कनहरी पहाड़ हो गया, झील हो गया, जहाँ सभी समुदाय के लोग जा कर के घूमते फिरते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, ठीक है। द कम्युनिटी हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। कहने का मतलब है देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। You might have seen road, canals, railway being constructed on field owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the particle boundaries and oceanic area up to 12 metric miles, 19.2 kilometers from the coast, term as terrestrial waters and resource therein belong to the nation। कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे कि सड़क, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामी वाले खेतों में भी बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्रिक मील लगभग 19.2 किलोमीटर जो है तथा महासागरीय क्षेत्र एवं इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। इंटरनेशनल रिसोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। द ओशनिक रिसोर्स beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open seas and no individual country can utilize this without the
कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, कहने का मतलब खुला महासागरीय संसाधन, खुले समुद्र में जो संसाधन मिल रहे हैं उसमें वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है इसमें। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता है। उनके बिना मतलब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कारण इंटरनेशनल से परमिशन लेने के बाद ही हम खुले समुद्र में हम संसाधनों को खोज सकते हैं। खुले समुद्र में बहुत तरह के संसाधन मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम मेन है। ठीक है, सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक्स आर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लिव स्टॉक, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, फिर रॉक्स एंड मिनरल्स, तो ये है हमारा एबर्टिक रिसोर्स। थर्ड वन इज द विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, कोल है, सोलर एनर्जी है, तो नॉट ए रिन्यूएबल, क्योंकि वाटर, फॉरेस्ट और सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन कोयला रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल ऑयल, कोल, गैस और टाइडल एनर्जी। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि तीन जो है मिनरल हो गया, फिर कोल हो गया और गैस, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन टाइडल एनर्जी मेरा जो है ज्वारीय ऊर्जा जो है, जो समुद्र में ज्वार की उत्पत्ति होती है उससे जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा। आप चैप्टर को जो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ठीक है, तो आसानी से आप इसका सॉल्यूशन या सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है वो गलत है, 3 जो इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका 3 ऑप्शन गलत रहेगा और 1 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा चैप्टर्स को, तो आप आसानी से उस 4 में सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। और जो पोर्शन है बस एक चैप्टर ही है, रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है और सोयल रिसोर्स है। इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा तो आप आसानी से MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।